बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सेल के अपने दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हुए। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था सारा आपको, और आपको बताया था कि जी एक्सेल का जो टाइटल बार है, मेन्यू बार है, इससे रिलेटेड चीज़ें बताई थी कि इसमें क्या कुछ होता है। तो अब 2013 जो है वो एक्सेल का आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर आपको हमने ये बताया था कि जी ये आपका फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार में आप किस तरीके से काम करते हैं। और आज हम आते हैं एक्सेल की अपनी शीट पर, जिसमें कि हम चीज़ों को लेके चलते हैं, और एक्सेल की शीट के ऊपर आप इस तरीके से डेटा को प्लेस करते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, आज उनके बारे में हम जो है ना वो पढ़ेंगे। तो आप ये देखिए कि जो हमारी शीट है, इस शीट के अंदर आप यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, और ये हमारा कहलाता है सेल। तो आज का लेक्चर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आज आप एक्सेल की जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में, शीट के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके ऊपर हम डेटा को प्लेस करके बताएंगे कि डेटा का क्या रोल होता है, और एक्सेल का जो सेल होता है उस सेल एड्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे, रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कॉलम कितने हैं, रॉ कितने हैं, इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे आज। तो आज का लेक्चर जो है वो एक्सेल की जो शीट के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में है। यानी हम अब इन मेन्यूज से निकल करके इस शीट के ऊपर आ गए हैं। अब इस शीट के ऊपर जो कुछ होगा फर्दर, इसमें क्या कुछ है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़रा अपने आप को कॉर्नर पे कर देता हूँ जी। हम चले गए कॉर्नर पे। अब आपको हम बताते हैं कि ये देखें, यहाँ पर जिस तरह से एमएस वर्ड में कर्सर होता है, इस तरह से एक्सेल के अंदर सेल होता है। जब हम फाइल ओपन करते हैं न्यू, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम रखता है वो रखता है बुक 1, ठीक है। और अगर दूसरी, इसको हम सेव नहीं करेंगे और उसके बाद कोई दूसरी बुक ओपन करेंगे तो उसको लगेगा बुक 2। अब ये बुक है, ठीक है। तो ये आपका मेन आपका जो फाइल है वो ये है, जिसके अंदर के आपकी शीट्स होंगी। ये देखें, शीट 1, फिर ऐड करते जाएंगे शीट 2, फिर ऐड करते जाएंगे शीट 3, इस तरीके से आप शीट्स को ऐड करते जाएंगे। तो हमारा जो सेल है वो ये कहलाता है। अब इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए कि एक्सेल के अंदर जब हम कोई चीज़ भी लिखते हैं तो इस सेल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये सेल होता क्या है, अब ये देखें, इस सेल को अगर मैं क्लिक करूं तो देखें इसकी सेल की जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 15, ठीक है, यानी 20 पिक्सल्स। और इसकी अगर कॉलम को देखें तो ये आपकी रॉ है, और ये जो कॉलम है इसकी अगर आप रेंज देखें, इसकी आप साइज़ देखें तो ये है 8.43, 64 पिक्सल्स। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ है जो इस वक्त हमें अवेलेबल है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस कॉलम को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हम इस रॉ की साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइज़ रखा। अब हमने यहाँ पर जो चीज़ हम काम कर रहे होते हैं ये कहलाता है सेल। अब जो कुछ भी हम लिखते हैं इस सेल में लिखते हैं। आप सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर आपके पास लिखता हूँ, कहाँ लिखा मैंने, ये देखें इस जगह। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे डी और इसको पढ़ेंगे 5। तो देखें सेल एड्रेस जो है वो यहाँ आ रहा है, इसे देख रहे हैं आप, सेल एड्रेस। तो जहाँ मेरा पॉइंटर है आप देखिए इसको, ये सेल एड्रेस आ रहा है, यानी इसका सेल एड्रेस क्या है, D5। तो इस जगह के पर आपके हमेशा जो सेल का जो एड्रेस है वो हमेशा शो होगा, और इस जगह पर आपका फार्मूला शो होगा फार्मूला बार में। आपने यहाँ पर चीज़ को लिखी और आपने लिखा जी, अब हम शीट नंबर यानी 1 पर हैं, और आप यहाँ पर गए और आपने D5 पे लिखा लेट से 10, ठीक है। और मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ साइज़ को, और इसी तरीके से ये D5 पे लिखा मैंने 10, और मैंने E पे लिखा 20। फिर इसी तरीके से नीचे चला गया और D6 पे मैंने लिखा आपका 10, और यहाँ पर भी लिखा 20। अब जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको वो ज़रा समझिएगा कि ये जो हमने जो वैल्यू लिखी है, हम इसको समझते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है ये हम देख रहे हैं 10 और 20। अगर इसका सम चाहिए होगा तो फिर हम यहाँ पर इसका सम निकालते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जी 10 प्लस और 20, ठीक है। तो जब मैंने 10 प्लस 20 लिखा तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। और इस जगह के पर मैं लिखता हूँ, दूसरे सेल में मैं लिखता हूँ यानी 10, यानी
6, यानी मैं कहता हूँ जी D6 क्या है, ये मैंने लिखा, आप इसको स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, D6 प्लस E6। तो देखिए मैंने दोनों सेल एड्रेस लिखे, ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी थी, उसका आंसर क्या है 30 है, इधर मैंने क्या लिखा है सेल एड्रेस के थ्रू मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो कुछ भी D6 में लिखा हुआ है वो और जो कुछ भी E6 में लिखा हुआ है वो, उनको क्या करें प्लस कर दे, तो एंटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30 आ गया दोनों का। अब व्यूवर्स ये देखें कि इसका भी आंसर 30 है, इसका आंसर भी 30 है। इधर क्या था, इधर थी इक्वेशन इक्वल्स टू 10 + 20, तो आंसर आया 30। और इधर क्या था, इधर था, इस जगह क्या लिखा था, इस जगह हमने लिखा था थ्रू सेल एड्रेस, यानी जो मैंने कहा जो कुछ D6 में है उसको प्लस करें E6 के साथ, यानी E ये रहा और 6 ये रहा, तो E6 एड्रेस का होगा, तो इसका भी आंसर 30 आया। अब व्यूवर्स देखिए, अगर मैं इस जगह के ऊपर, इस 10 की जगह के ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 40, तो 40 और 20 आंसर क्या आना चाहिए आपके सामने, क्या आना चाहिए 60, तो आंसर 60 नहीं आया, देखिए 30 ही रहा। और यहाँ पर हमने लिखा 40 और यहाँ पर लिखा 20, तो आंसर क्या आया 60। इसका मतलब क्या है, हम ये चाहेंगे कि जब भी हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करें तो हमारा जो आंसर है वो अपडेट हो गया है, यानी आंसर हमारा 60 आए। तो 40 + 20, तो आंसर क्या है 60 आए। अब जबकि यहाँ मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं देखें लिखा 20, तो 20 आंसर 40 आंसर नहीं आएगा, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा 20 तो 20 आंसर 40, तो यहाँ देखें आंसर चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, जबकि इस जगह के ऊपर आंसर चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 40 और इधर भी मैंने लिखा 40, तो देखिए कौन से में आंसर चेंज हुआ, नीचे वाले में आंसर चेंज होगा, 60 आया, ऊपर में चेंज नहीं, क्योंकि ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन मैंने लिखी है। अब ये वाला जो D और E है इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस इक्वेशन से, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा 40 और 20, ये कहाँ लिखा था D और E में, लेकिन यहाँ क्या है मैंने लिखा 10 + 20, तो उसने आंसर 30 देगा, क्योंकि इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि यहाँ जो 60 लिखा है इसका ताल्लुक इन दोनों वैल्यूज से है, क्योंकि इनके पीछे मैंने इनके सेल एड्रेस कोड किए हुए हैं। तो याद रखेंगे जब भी आप सेल एड्रेस के थ्रू काम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा अपडेट होकर आएगा। अब ऐसा ही होता है फील्ड में कि आज अगर आपने वैल्यू चेंज कर दी, फर्ज करें कल मैंने इंटरेस्ट रेट मेरे पास कुछ और आ रहा था, आज मेरे पास इंटरेस्ट रेट कुछ और, मैंने अपडेट करूँगा तो आंसर आज के हिसाब से आएगा। तो हमें ये देखना होता है कि जी हमारी वैल्यू अपडेट होके हमेशा आंसर आए, जब मैं चेंजिंग करूँ तब मेरा आंसर चेंज हो जाए, तो यही हम चाहते हैं। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से यानी सेल एड्रेस के थ्रू लिखा, तो आप जब भी काम करेंगे वो सेल एड्रेस के थ्रू करेंगे। अच्छा अब ये देखें, ये 60 यहाँ है ना, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो 60 है इसका आंसर इधर भी आना चाहिए, यानी इस सेल में भी आना चाहिए। कौन सा सेल नंबर है, जे नंबर कॉलम, और रॉ कौन सी है 11। मैं कहता हूँ J11 में भी आंसर आ जाए, इसका जो आंसर यहाँ आया है वो J11 में भी आए। तो देखें मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, और मैंने लिखा जो कुछ F6 में है उसके बराबर है, तो देखें एंटर किया तो आंसर क्या आ गया, देखें यहाँ पर भी 60 आ रहा है और यहाँ पर भी 60 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50, तो 50 और 20 70 यहाँ पे भी आ गया और 70 यहाँ पे भी आ गया। तो देखें दोनों आंसर अपडेट हो रहे हैं, यानी वो आंसर जिसके सामने वो और जो मैंने रिकॉल किया है आंसर इसका, यानी मैंने इसका आंसर इधर भी डिमांड किया है, तो ये आंसर जे सेल में भी आ गया। तो हम अपनी शीट के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज़ जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके आंसर होते हैं उसको किसी जगह पे रख सकते हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा रख सकते हैं, जहाँ पर हम उसे सेल का एड्रेस देंगे रेफरेंस वो वहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं शीट नंबर 1 पर हूँ, अगर मैं शीट नंबर 2 पे जाता हूँ, तो शीट नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर फर्ज करेंगे मैं यहाँ आ गया, कहाँ यहाँ पर H8 में आ गया। अब मैं H8 में कहता हूँ वही वाला आंसर जो मैंने वहाँ पर लिखा था वो यहाँ पे भी आ जाए, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू, यानी कौन सा इक्वल टू, एक सिंबलिक इसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, जो को फार्मूला किसी भी फार्मूले को किसी भी इक्वेशन को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इट मस्ट बी स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो इक्वल टू, अब शीट 1 में से कौन सा आंसर आपको चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। अगर ये वाला आंसर चाहिए, आप कहते हैं कि यहाँ से ये आंसर जो यहाँ आ रहा है वो वहाँ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाए, या जो यहाँ आ रहा था आंसर वो यहाँ पे भी आएगा और कहीं और भी जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा तो देखें ये जो 70 आंसर था वो न सिर्फ उस शीट पे आया बल्कि शीट नंबर 2 पे भी चला गया। अब शीट नंबर 2 पे आया, देखें इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है इक्वल टू शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है, उल्टा आई इसको हम कहते हैं, और फिर F6, यानी F6 में जो वहाँ वैल्यू थी, जो चीज़ F6 में थी शीट नंबर 1 पे वो यहाँ पे भी आ गई, तो देखिए आंसर इसका ये आ गया 70। अब जब मैं यहाँ चेंजिंग करूँगा, अगर मैं यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने कर दिया 60, तो आंसर क्या आया
80 आया, 80 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, और शीट नंबर 2 पे भी गया 80। देखें अपडेट खुद ही हो रहा है। अब देखें इस तरीके से आप, तो जब भी बताने का मकसद क्या है कि जब भी आप सेल एड्रेस के थ्रू काम करेंगे, यानी जैसे जो सेल एड्रेस है उसके थ्रू अगर आप किसी वैल्यू को पिक करेंगे तो वो हमेशा अपडेट होती रहेगी, और जहाँ जहाँ पे भी आप कॉल करेंगे उस सेल एड्रेस के थ्रू आप करस्पॉन्डेंस करते हैं। तो एक्सेल में जो भी करस्पॉन्डेंस हम करते हैं वो सारी की सारी हम एक्सेल के अंदर जो करस्पॉन्डेंस करते हैं वो हम करते हैं सेल एड्रेस पे। और सेल एड्रेस पे इसलिए करस्पॉन्डेंस करते हैं क्योंकि वो जब जब हम चाहते हैं वैल्यू चेंज हो तब तब हमारा आंसर भी चेंज हो। और किस सूरत में हम फिक्स वैल्यू रखते हैं, जब हम कोई चीज़, जैसे मैं करता हूँ कि जी अब जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर आप जो है वो फ्यूल लेते हैं। अब कोई बाइक वाला है वो 3 लीटर फ्यूल ले रहा है, कोई गाड़ी वाला है वो जो है 10 लीटर फ्यूल ले रहा है, कोई और दूसरी बड़ी गाड़ी वो 60 लीटर फ्यूल ले रहा है। तो उसकी क्वांटिटी हर जो व्हीकल है उसके हिसाब से चेंज होगी, बट उसके जो प्राइस है ना वो वही होंगे जो आज की रेटिंग। फर्ज करेंगे 235 रेट चल रहा है तो 235 के हिसाब से ही सारे मल्टीप्लिकेशन होगी। तो वो जो 235 होगा उसको हम हमेशा फिक्स रखेंगे, यानी उधर हम कहेंगे कि जी D6 मल्टीप्लाई बाय 235। तो अब D6 के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी 60 लीटर है, 10 लीटर है, 15 लीटर, वो मल्टीप्लाई होगी 235 से। तो जब 235 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आपका आता रहेगा। तो जिन जगहों के ऊपर हमें फिक्स वैल्यू रखनी होती है जो चेंजेबल नहीं होती है उस जगह के ऊपर हम डायरेक्ट वो वैल्यू लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ पर हमें पता होता है कि ये वेरी करेंगी, वैल्यूज चेंज होंगी, वहाँ उनको हम सेल एड्रेस के थ्रू चीज़ों को लिखते हैं। अब देखें अगर आप गौर करें इधर ये 80 कहाँ से आया, इसके पीछे अगर फार्मूला देखें तो लगा हुआ है D6 + E6, ठीक है। अब अगर इस फार्मूले को मैं देखना चाहता हूँ तो उसको देखने के लिए दो तरीके हैं, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये देखें डबल क्लिक से भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, इसको F2 की फंक्शन की यूज़ करेंगे। जब F2 की फंक्शन की यूज़ करेंगे, कौन सी फंक्शन की यूज़ करेंगे, F2। जब हम F2 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर आपका एडिट हो जाएगा। ये F2 की फंक्शन की आप यूज़ करेंगे, नहीं यहाँ गए और आपने F2 प्रेस किया तो देखें एडिट हो गया फार्मूला। तो ये एडिटिंग के लिए दूसरा तरीक़ेकार ये भी है कि जब फार्मूला आपको देखना हो, एडिट करना हो, कोई चेंजिंग करनी हो तो आप यहाँ जाएंगे F2 प्रेस करें या फिर आप डबल क्लिक कर देंगे, तो दोनों से ये एडिट मोड में आ जाएगा। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ जाके डायरेक्ट एडिट करें फार्मूला बार पे, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसका कि इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। देखिए अब मैं कहाँ जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ आपके फार्मूले में देखें ये ट्रेस क्या दिया हुआ है, प्रेसिडेंट। ये देखें ये आपको बताता है, ये डॉट आपको बता रहा है कि 60 ये डॉट प्लस ये डॉट ये दोनों प्लस हुए और आंसर क्या आया, ये आया। तो ये आपको ट्रेस करके बता रहा है, ये आपकी ट्रेसिंग कहलाती है। तो जब आप ऑडिट वगैरह करते हैं तो इसकी बैकग्राउंड पे आपको ट्रेसिंग बताता है। ट्रेसिंग क्या होती है, देखिए ये ट्रेसिंग आपको बता रहा है कि ये दोनों की ट्रेसिंग यहाँ आई, तो ये ट्रेसिंग बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर, और ये आंसर कहाँ से आया, अगर इसको हम ट्रेस करें तो दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि जी ये जो आंसर 80 यहाँ है वो साइमल्टेनियसली वो आंसर यहाँ पे भी आया है। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है ट्रेसिंग ये हमें बता रही है कि हमारा फार्मूला कैसे काम कर रहा है, यानी ये 60 + 20 इधर आया और यहाँ से हमने कहा कि ये जो 80 था डॉट जो आपको इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे भी आया। अच्छा, और कहाँ पर गया, क्या ये 80 कहीं और पे भी गया है, क्या ये 80 कहीं और भी गया है। तो हम अगर इस नीचे वाले को देखेंगे ट्रेस डिपेंडेंट, जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये बताता है कि ये 80 जो है ये किसी और शीट पर भी जा रहा है। देखें एरो आ जा रहा है, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, किसी और शीट पर भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है, शीट नंबर 2 पर। शीट नंबर 2 पर इधर हम आए तो हम कहते हैं ये 80 कहाँ से आ रहा है, ये 80 इंडिपेंडेंट इस शीट का आंसर है या कहीं और से आ रहा है। तो फिर हम इसको शो करेंगे, हम देखें कहाँ से आ रहा है, तो हम इसको शो करेंगे, इस ऊपर वाले को हम क्लिक करेंगे, इसको ये देखिए ये बताता है कि ये 80 आंसर आ रहा है, ये किसी और शीट से आ रहा है। यानी ये बताता है कि 80 जो है ये इसका जनरेटेड आंसर नहीं है, यानी इस शीट के ऊपर और भी कैलकुलेशन हो सकती है ना। तो ये जो 80 आ रहा है ये इस शीट का जनरेटेड आंसर नहीं, बल्कि ये शीट का आंसर किसी और शीट से आ रहा है। और कौन सी शीट से आ रहा है, इस शीट से जा रहा है, यहाँ से शीट से 80 जा रहा है और शीट नंबर 2 पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रेस कर लेते हैं। और इन ट्रेसिंग इसका जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको सारा ट्रेसिंग दिखाएगा, और इसको अगर रिमूव करना होगा तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, एरो रिमूव हो जाएंगे। तो ये तीनों जो आपके फंक्शन हैं जो आपके फार्मूला बार में है, उससे आप इसको आप ट्रेस डिपेंडेंट भी कर सकते हैं और ट्रेस प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, और रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रेसिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हम कहाँ पर वैल्यू यानी कॉमन रखेंगे और कहाँ पर वैल्यू हम जो चेंज करेंगे, सही। तो याद रखेंगे हमारे पास जो 90% काम होता है वो हमारा उस सूरत में होता है जब हम रेफरेंस के थ्रू सेल एड्रेस जो है ना, इनके थ्रू हम कैलकुलेशन एक्सेल पे कर रहे होते हैं। बहुत कम जगहें होती हैं जहाँ पर हम
उसको जो है ना वो जो आपका वैल्यू होती है वो फिक्स रखते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वैल्यू फिक्स रखी जाती है जहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है। फर्ज करें कि एक व्हीकल थी डी, उसने 60 लीटर पेट्रोल लिया, दूसरी उस कंपनी की व्हीकल थी उसने 20 लीटर पेट्रोल लिया, तो 80 लीटर हो गया। अब 80 को अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ 235 से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो आपने किससे इसको मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया 235 से, तो उसका आंसर आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके की वैल्यूज भी, इस तरह से भी हम जो है वो काम करते हैं जब हमें कोई आंसर फिक्स करना, मतलब किसी आंसर में कोई वैल्यू फिक्स करनी होती है, तो फिर हम डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जो आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाय हो जाए 2 में, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, यानी जो 80 आंसर आ रहा है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो आंसर क्या है, अरे इसको मैंने थोड़ा सा ये करना है, 60 और 20 80, और इसको फिर यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे हम स्टार्ट में, ताकि ये फंक्शंस परफॉर्म प्रॉपर करें, यानी हमारा जो सोल्यूशन का मेथड है उसके तरह से। तो हमने मल्टीप्लाई हुआ है, इसको डिवाइड बाय 2 किया, अब देखिए आंसर क्या है, 40 आ गया। तो क्या आ रहा है आंसर आपके पास, 60 और 20 80, 80 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या है, 40 आ गया। तो इस तरीके से, अच्छा ये जो आपका बॉड मास होता है जिसके थ्रू आप कहते हैं पहले ब्रैकेट्स हैं फिर आगे डिवीजन, तो उस मेथड के थ्रू आप इक्वेशंस को अपने लिखते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस मेथड को कैसे लिखें। डायरेक्ट आप जो है वो फंक्शंस मल्टीपल जो ऑपरेटर्स है वो अप्लाई नहीं करते, बल्कि इस मेथड के थ्रू अप्लाई करते हैं जो आपके मैथमेटिक्स का मेथड है। अच्छा, अब देखिए आपके पास 40 आंसर आ गया। अगर मैं कहूँ कि जी ये 3 हिस्सों में, यानी 60 और 80, 60 और 20, ये आपके 80 हो गए, 80 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय 3 फिक्स कर दिया, तो देखें ये आपके पास 26.66 आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने तमाम चीज़ों को, जहाँ आपको फिक्स रेट रखना होता है वहाँ पर आप फिक्स रेट रखते हैं, जहाँ आपको वैल्यू सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करनी थी वहाँ पर उसको डिवाइड करते हैं। तो सेल एड्रेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेल एड्रेस हम कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम फिक्स वैल्यू यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम सेल एड्रेस लिख रहे हैं, ये देखें इसमें हमने लिखा है D6E6। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ। ये जो सेल हैं, अगर आप इनको गौर से करें, ये मैं सब मिटा, इसको डिलीट कर देता हूँ सब सारा। अब देखें, अब हम इसकी बेसिक में बात करें, सेल कितने हैं, ये कहलाता है A, ये B, ये C, ये D, ये कॉलम है, ये E, ये F, ये G, ये H, ये I, ये J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, अब Z के बाद क्या हुआ, A अगेन स्टार्ट हुआ, डबल ए बी, ए सी, ए डी, यानी ए की सीरीज फिर Z तक जाएगी। फिर इसी तरीके से Z तक जाने के बाद देखें ए जेड आ गया, फिर बी ए, तो बी की सीरीज Z तक जाएगी। तो ये कहाँ तक चलेंगे, यानी ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो व्यूअर्स इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि जो कॉलम्स की तादाद है वो कितनी है हमारे पास। अब ये कॉलम देखें, ए से लेके कहाँ तक जाएंगे, कोई बताएगा? तो अगर आप देखें, ये देखें मैं इसको एक्सेलरेट कर देता हूँ, तो आप इसके कॉलम की तादाद क्या बताएंगे, कॉलम की तादाद कितनी है? देखें ये तो 2 डिजिट में चल रहा है, 2 के बाद ये 3 कैरेक्टर में चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें आई जे के एल एम एम चल रहा है, एन ओ पी क्यू आर एस, और फिर टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, एंड देन जेड। अब ये जेड तक आने के बाद क्या आएगा, ट्रिपल ए स्टार्ट हो गया। देखिए ट्रिपल ए, डबल ए, यानी डबल ए, डबल ए बी, डबल ए सी, डबल ए, अब ये डबल ए की सीरीज चल रही है, ये कहाँ तक जाएगा, ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, तो हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव, यानी अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल में जो आपके 2007 और उसके बाद के जो वर्जन है, यानी अभी हम काम कर रहे हैं 2013 पे, और सो ऑन आगे तक जो जा रहा है आपके पास, ठीक है, वो आपका, तो आपके सो ऑन कितने कैरेक्टर्स, कितने आपके कॉलम्स इसमें यूज़ होंगे, हाउ मेनी क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, और फिर अगर हम रॉ की बात करें तो नीचे रॉ पे देखें, नीचे रॉ जा रही है, ये देखें चलते चले जा रहे हैं रॉज। अब एक शीट नंबर 1 के ऊपर कितनी रॉज हैं, ठीक है, ये देखें, तो आप लोग ज़रा बताइए कितनी रॉज हो सकती हैं, 1 2 3 कितने, देखें 1000 से ऊपर अगर जाते हैं तो 1000 से ऊपर भी जा रही हैं, देखें 500 600, ये देखें 1100 पे चली गई। तो कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं, इसको ज़रा गौर से सुन लें कि हमारे पास कितनी रॉज और कितने कॉलम्स होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो 2007 और उसके जो बाद के वर्जन है उसमें क्या है, और इससे पहले जो वर्जन थे उसमें क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यानी अगर आपके पास ऑफिस 1997 से लेके और जो 2003 तक के जो आपके पास रॉ एंड कॉलम थे वो कितने हैं,
और इसमें कितने, ये देखें व्यूवर्स, इसमें देखें आप अगर हम कॉलम की तादाद को एडिट देखें तो ये कॉलम की तादाद आपकी होगी ए से लेके, यानी यहाँ ए से लेके और एक्स एफ डी तक आपकी तादाद है, ठीक है। ये ए से लेके एक्स एफ डी तक इसकी जो है आपकी रेंज है। कैसे, ये देखें ए पर हम हैं, ए पर है, अब ये देखें क्या है लास्ट कॉलम इसका, एक्स एफ डी से आगे नहीं है, देखें एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ, इससे आगे नहीं जा रहा, इससे पीछे जा रहे हैं, इससे आगे नहीं जा रहे। तो ए से लेके एक्स एफ डी तक जो है वो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। एक्सेल 2007 वर्जन से लेके 2013 हम यूज़ करें और सो ऑन, अभी 2016 आया है 2000, उसमें भी इतनी है आपके पास जो है ना वो रेंज है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 के जी आपके पास कॉलम कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा ए से लेके एक्स एफ डी। अब ये तादाद कितनी बनती है, ठीक है, ये तादाद बनती है आपकी, इसकी जो तादाद है वो कितनी है, उसकी इसकी तादाद आपकी बनती है, इसके नीचे तादाद लिख देता हूँ कि जी इसकी तादाद बनती है 16,384। ये देखें 16,384 ये इसके टोटल कॉलम की तादाद है, सही। तो ये आपके इसको हम चेक भी कर सकते हैं फार्मूला लगा के, ठीक है। तो 16,384 तक इसकी टोटल तादाद है। अगर हम फार्मूला लगाना चाहें तो हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक A1 से लेके XFD1 तक हम काउंट करें तो देखें क्या आ रहा है, 16,384 आ रहा है। यानी मैंने कहा ए से लेके और XFD तक कितने कॉलम्स हैं, यानी इस फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो ये आपको बताता है कि जी A1 से लेके, ये देखें ऊपर लाइन आ गई, A1 से लेके और XFD तक 1 तक, यानी पहली रॉ के अंदर फर्स्ट रॉ 1 इज इंडिकेटिंग 1, तो ए से लेके और यानी 1 से लेके 1 तक आपके पास A1 से लेके और एंड तक आपके पास कितने टोटल कॉलम्स हैं, तो तादाद बता रहा है 16,384 और यही मैंने आपको लिख के दिया है, सही है। अच्छा, अब रॉ की तादाद कितनी है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो इसी के साथ साथ आप देख लेंगे जो ऑफिस 97 से लेकर 2003 तक का जो वर्जन था इसमें तादाद कितनी थी, इसमें जो तादाद थी वो थी ए से लेके IV तक, IV, ठीक है, ये तादाद थी और ये बनती थी 65,000। ए से लेके IV तक बन रही तादाद 256 कॉलम हुआ करते थे पुराने वर्जन में, और इस वर्जन में कितने आपके पास कॉलम्स हैं, 16,384। तो देखें दोनों में फ़र्क कितना है, हमने ऑफिस 2003 था उसको छोड़ दिया और अब ऑफिस 2007 या उसके बाद के वर्जन पे आ गए, तो तादाद देखें इसकी कितनी है। यहाँ पर जो पुराने वर्जन में 256 कॉलम आप यूज़ करते थे, बट हेयर यू कैन एक्सटेंड अप टू 16,384। तो ये देखें कितना आपको प्रोविज़न दे रहा है नया वर्जन, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये आपके कॉलम, तो आपसे कोई पुराना वर्जन में सवाल पूछेगा जी हमने 2003 में क्या तादाद थी, तो आप बताएंगे अपने पॉइंट से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। अच्छा, इसमें अब रॉ की तादाद कितनी है, अब यहाँ रॉ की तादाद देखें ये जा रही है हज़ारों में, तो इसकी तादाद हम टाइम की कमी की वजह से हम आपको डायरेक्ट तादाद बता रहे हैं। इसमें रॉ की तादाद कितनी है, रॉ दोनों में कितनी थी आपकी वो हम आपको बताते हैं। जो रॉस थी वो आपकी हैं कितनी, जो नया वर्जन है 2007 या उसके बाद के जो वर्जन है इसमें कितनी वर्जन है, देखें ये देखें 10,48,576, 10,48,576, 10,48,576 ये इसकी आपकी तादाद है। तो मैं लिख देता हूँ उसके अंदर, ये देखिए ये इसकी तादाद है, ये आपकी रॉ की तादाद, यानी एक शीट के ऊपर इतना आपको प्रोविजन मिलता है कि आप ए से लेके XFD तक कॉलम यूज़ कर सकते हैं। 10,48,576 आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रॉज। और पुराने वर्जन में क्या थी, पुराने वर्जन के अंदर अगर हम रॉज की तादाद देखें तो थी 65,536, ये आपकी इसमें इसकी तादाद थी इसमें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं वो आपको मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको बता दी ताकि आपको चीज़ें याद रहें। इसमें ये है और इसमें कितनी तादाद है, इसमें आपकी तादाद जो है देखें ये चल रही है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर दोनों को आइडेंटिफाई सेपरेटली कर लेंगे, ठीक।
अच्छा ये देखें, ये आपकी तादाद चल रही है, ये इसको चलें रेडी कर देते हैं ताकि आपके पास दोनों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये देखिए, और इसमें कितनी तादाद है इसकी, ये देखें, इसकी भी आपकी जो लिमिट है वो आपकी यहाँ आपकी लिमिट आ रही है इसकी। देखें, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं ब्लू के साथ और येलो कर देते हैं। ये देखें, ये देखें, ये इसकी रॉ की तादाद है और ये इसकी आपकी। तो ये इस तरीके से आप दोनों वर्जन को कंपैरिजन कर सकते हैं, पुराने वर्जन को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, नया वाले जो 2007 से चल रहा है उसके स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। सही, इसको आई होप सो कि आप याद रखेंगे और इनकी तादाद को आप अपने पास लिख भी लीजिए और देख भी लीजिए। शीट 1 पे हम चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, शीट्स कितनी ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ये हमारा टॉपिक जो बेसिक्स की चीज़ें वो हम कवर कर लें। शीट्स कितनी ओपन, अभी इसमें कितनी शीट्स ओपन है, 3, यू कैन एक्सटेंड 4, 5, ये, लेकिन कहाँ तक जाएंगी शीट्स ये, ठीक है, ये कहाँ तक शीट्स आपकी जा सकती हैं। तो इनमें शीट्स की जो तादाद है वो है 255 शीट्स पर बुक, यानी एक बुक में कितनी शीट्स होंगी आपकी, 255 शीट्स होंगी पर बुक, एक बुक में शीट्स। ये 2007 उसके बाद के वर्जन में भी थी और इसमें भी 255 शीट्स पर बुक आप यूज़ करते हैं, यानी एक बुक के अंदर कितनी शीट्स होंगी, 255। यहाँ से आप 255 तक इसको एक्सटेंड करेंगे। अब उसको कैसे पता चलेगा कि 255 तक है, आप कहाँ जाएंगे, आप इसके फाइल में जाएंगे और इसके ऑप्शन में जाएंगे। इसके ऑप्शन में जाएंगे तो देखें यहाँ पर आपकी शीट्स आ रही होंगी, ये देखें, ये शीट कितनी है, इंक्लूड दिस शीट, ये अभी 1 लिखिए क्योंकि हमने इसमें अब ये देखें कहाँ तक जा रही है। देखिए मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो व्यूअर्स इसको देखिएगा ये कहाँ तक जाएगी। ये देखिए मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये 100 क्रॉस कर गई है और ये आपकी, और देखिए कहाँ तक जा रहे हैं, ये इसकी शीट की तादाद कितनी है, 255 पे आके ब्रेक लग गया। देखिए ये देखिए कितनी शीट्स हो गई, देखें 255 पे आके ब्रेक लग गया इसको, तो 255 से आगे नहीं जा रही, अब 255 से पीछे जा रही हैं। ये देखें, तो आपको जितनी शीट्स ओपन करनी है वो आप यहाँ से इसको एक्सटेंड करते, मतलब एक्सटेंड होती हैं। एक्चुअली इसकी जो मैक्सिमम तादाद है दैट इज़ 255, ठीक है, ये वाजे तौर पर आपको नज़र आ रहा है, इसको ज़रा आप गौर से देख लीजिए इस वाले को जहाँ मेरा माउस चल रहा है, ठीक। तो फिर 255 शीट्स आप ओपन कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो जो 2007 है उसके वर्जन में थी वो कितनी शीट्स थी, उसके वर्जन में 3 शीट्स थी। अगर मैं ये 3 कर दूंगा तो अब हमेशा 3 शीट्स ही मेरे पास ओपन हुआ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैं बुक ओपन करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटेंड करते जाते हैं हम, जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा, जब दोबारा ओपन करूँगा तो उसमें 3 शीट्स ही ओपन हुई होंगी, ठीक है। और अगर आप नई बना रहे हैं शीट्स तो वो फिर इसके अंदर सेव हो जाती हैं, इसका पार्ट बन जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम 255 शीट्स कैन बी ओपन। ये जो आप ये देख रहे हैं इसको आप हमेशा याद रखिएगा, 255 शीट्स आपकी पर बुक जो है वो काम करती हैं। ये देखिए मैंने आपको बात, ये 2007 में भी यही है और उसके बाद के वर्जन में भी, ऑफिस 97 से 2003 में भी यही था, यानी यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड बना हुआ और बाकी चीज़ें आपकी जो मैंने नॉलेज के लिए यहाँ पर रख दी। तो व्यूअर्स ये जो हमारा बेसिक जो इसका जो इंट्रोडक्शन था शीट का, कि भाई शीट का स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने आपको उसमें बता दिया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि जी इसमें कॉलम का साइज़ क्या है, ठीक है जी, 8.43 इसने रखा हुआ 64 पिक्सल्स, और रॉ का साइज़ क्या है, तो रॉ का साइज़ लिखा है 15, ठीक है, हाइट कितनी 15 है और ये आपकी 20 पिक्सल्स पर है। आप उसको जब उसको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए नीचे ले जाएंगे इसको ऐसे, ये देखें बढ़ गया, अब देखें साइज बढ़ता जा रहा है इसका, देख रहे हैं आप, तो ऊपर देखें हाइट इसकी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से भी आप हाइट को बढ़ा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं, यहाँ से भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी हाइट को, यानी जो आप कॉलम की जो विड्थ है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखें ये कॉलम की विड्थ कितनी थी, 8.43 थी, देखिए मैं आगे ले जा रहा हूँ तो ये देखें बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये देखें कॉलम बढ़ गया, ये कॉलम का साइज़ बढ़ गया। तो ये आपके पास इतना मैटर नहीं करते, आप अपनी डेटा के हिसाब से साइज़ को कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ तक हम इसको लेके चल रहे हैं और यहाँ तक मैंने आपको जो बताया, यहाँ मैं इस लेक्चर को छोड़ूँ ताकि बेसिक चीज़ें अपने इसको माइंड में रखिएगा। ये आपको एक्सेल के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें से क्वेश्चन लोगों को ये नहीं पता होता कि जी कितने कॉलम्स हम ले जाते हैं। अब वो कहते हैं इन्फिनाइट, या कह देते हैं कि जी डबल जेड तक जाएगा, ये तुक्के लगा रहे होते हैं, तो तुक्के नहीं है एक्चुअली, ये इसकी एक लिमिट है। और ऐसे इस पर मूव कैसे करेंगे, यस, इसके ऊपर मूव करने के लिए आप जब मूव करेंगे तो आप कंट्रोल के साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल के साथ आप राइट एरो की यूज़ करेंगे, ये देखें, फिर आप इसी के साथ यानी लेफ़्ट एरो की यूज़ करेंगे। तो ये एरो कीज़ आप यूज़ करेंगे, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ बनी हुई हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन।
तो कंट्रोल राइट एरो की राइट कॉर्नर पे आपको ले जाएगा, ये देखें राइट एरो की कंट्रोल राइट, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन। तो कंट्रोल डाउन से आप कहाँ चले जाते हैं, सबसे आखिरी कॉलम में चले, आखिरी आप रो पे चले जाते हैं। कंट्रोल अप से ऊपर, कंट्रोल डाउन से नीचे, कंट्रोल अप से ऊपर, और कंट्रोल लेफ्ट से लेफ्ट पे चले गए, लेफ्ट कॉर्नर पे ए पे, कंट्रोल राइट एरो की से आप कहाँ आ गए, आखिरी कॉलम पर आ गए। तो आप इजीली कंट्रोल के साथ मूव कर सकते हैं। वैसे अगर आप उसको एक्सेलरेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंट्रोडक्शन हमारी इसके वीडियो है, इसके बाद हम अपनी शीट के पर सेल के साथ काम करेंगे। वीडियो अपनी जो हमारी 3rd नंबर वीडियो होगी उस पर हम शीट बनाएंगे, उस शीट के ऊपर हम डेटा लिखेंगे, उसके साथ फिर हम उसकी पूरी मैनेजमेंट आपको बताएंगे। तो व्यूवर्स, आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है वो मज़ीद इस चीज़ को कंटिन्यू हम करेंगे, शीट 2 के ऊपर हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।